प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट रक्षा अध्ययन और सैन्य विज्ञान का अन्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इन सब से हमारे इस सब्जेक्ट का क्या संबंध है, हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट भले रक्षा अध्ययन या सैन्य विज्ञान है, लेकिन अन्य सब्जेक्टों के साथ इसका संबंध जो है जरूर है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल से हमारा संबंध क्या है हमारे सब्जेक्ट का। इसमें देखा जाए तो भूगोल जो है, पहला पॉइंट जो है, ये सेनाओं का स्वरूप एवं संख्या का निर्धारण करता है। क्योंकि भूगोल जो है हमें यह दर्शाता है एक राष्ट्र को कि राष्ट्र के पास कैसी सीमाएं हैं, जैसे जलीय है, थलीय है, पर्वतीय है, जंगली है, दलदली है, जो भी सीमाएं हैं इसी के अनुसार, और कितनी बड़ी सीमा है, कितनी छोटी सीमा है, इसी के अनुसार सेनाओं की संख्या का निर्धारण होता है। और ये स्वरूप भी दर्शाता है कि हमारे कितने थल सेना की जरूरत है, हमें कितने नौ सेना की जरूरत है, हमें कितने पर्वतीय डिवीजनों की जरूरत है। ठीक है, तो इससे जो है हमारा भूगोल जो है ये निश्चित कर लेता है कि हमारे पास कितने मात्रा में सेना होनी चाहिए और किस तरह के सैनिक हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जैसी हमारी सीमाएं उसी प्रकार हमें सेनाओं की या उसके संबंधित उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। अगला है स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र का निर्धारण। स्ट्रैटेजी युद्ध नीति, समरतंत्र युद्ध कला। जैसे होता है कि आजकल जो है युद्ध कला भूगोल से भी अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें हमको ये दिखाना है या ये सब्जेक्ट हमें ये दिखाता है कि जैसी भूमि होगी उसी प्रकार की युद्ध कला हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे थली युद्ध पे थल सेना द्वारा युद्ध कला, थल सेना के समरतंत्र अपनाने होंगे, पर्वतीय डिवीजन या फिर गुरिल्ला युद्ध कला हम कहाँ अपना सकते हैं, और जलीय सीमाओं में जो समुद्री क्षेत्र से लगे हुए हैं वहाँ पर हमको नौसैनिक शक्ति या नौसैनिक युद्ध कला अपनाना होगा। अगला है विदेश नीति एवं पड़ोसियों के साथ संबंधों का निर्धारण। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, हमारी जैसी सीमाएं होंगी, जैसे हमारे पड़ोसी होंगे, अपने भूगोल के अनुसार जिनसी हमारी सीमाएं लगी होंगी, किसी के साथ जलीय होंगी, किसी के साथ थलीय होंगी, है ना, तो इसी के साथ हम भी अपने संबंधों का निर्धारण करते हैं। भूगोल पर ही राष्ट्र के हित एवं सुरक्षा आधारित होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ठीक, अब भूगोल के महत्व पर ब्रिटिश जनरल बेबेल ने कहा है कि किसी स्थान का भूगोल वहां होने वाली लड़ाइयों के स्वरूप का निर्धारण करता है। जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं, भूगोल का मतलब वही है कि किस तरह, जिस तरह जमीन की बनावट होगी उसी से संबंधित हमें युद्ध कला, टैक्टिक्स या समरतंत्र को अपनाना होगा। जैसे माना जाए, उदाहरण के स्वरूप हम दे लेते हैं, अगर समतल भूमि है तो हम यहाँ पर रथ सेनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, टैंकों का प्रयोग कर सकते हैं, हर प्रकार के युद्ध उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अगर पर्वत पे युद्ध हो रहा है, या हम मानते हैं कि हमारे जो युद्ध स्थान है वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर टैंकों को भी ले जाने में दिक्कत होगी। चले तो जाएंगे आजकल जो है टंक के, हेलीकॉप्टरों की सहायता से, लड़ाकू विमानों से, लेकिन फिर भी जो है थलीय के मुकाबले वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर या तो जो है हमारी थल सेना काम करेगी या हमारे युद्ध उपकरणों में हमारे लड़ाकू विमान काम करेंगे। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि जैसी भूमि होगी उस प्रकार अलग अलग युद्ध कला अपनाना होगा, क्योंकि जैसे हर प्रकार की भूमि पर लड़ने की युद्ध कला अलग अलग होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास से हमारे सब्जेक्ट का क्या संबंध है। इसमें देखा जाए तो संपूर्ण मानव इतिहास ही युद्धों का इतिहास है। ठीक, और नेपोलियन, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, नेपोलियन ने कहा है कि अगर युद्ध कला के भेद एवं रहस्यों को जानना है तो महान सेना नायकों या महान सेनापतियों के युद्ध अभियानों का बार बार अध्ययन करो। क्योंकि महान सेनापतियों में जैसे सिकंदर हो गया, बाबर हो गया, नेपोलियन स्वयं भी है। ठीक, और भी जो बड़े बड़े सेना नायक हैं, जूलियस सीजर हो गया। ठीक है, इन सब के सेना युद्ध के अभियानों को किस तरह इन्होंने युद्ध का अभियान किया और युद्ध में सफलता प्राप्त की, यानी उनके युद्ध अभियान और युद्ध कलाओं का बार बार अध्ययन करने से युद्ध कला के गुप्त रहस्यों का पता चल जाता है या गुप्त रहस्यों को जाना जा सकता है।
अगला पॉइंट है, सैन्य इतिहास एक राष्ट्र की सुरक्षा एवं युद्ध कला सिखाता है। पराजय की दफा में यह सीख मिलती है कि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, किन गलतियों को, जो हमारे पूर्वज कर चुके हैं, अर्थात अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो अभी तक अपनाते आए हैं, जिसके कारण हमारा राष्ट्र 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उन गलतियों को आज हम ना दोहराएं। किन परिस्थितियों में यहाँ महमूद गजनवी आया, लूट कर चला गया, क्योंकि भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, सभी राज्य अपने अपने राज्य के लिए परेशान थे, अर्थात एकता भी, अगर एकता होती उस समय राज्यों में तो संभव नहीं था कि महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करने के बाद भारत को लूट कर चला जाता। अर्थात इतिहास से हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, अपनी उन बर्बादियों के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे पूर्वज झेल चुके हैं। तो कम से कम इतिहास को पढ़कर उनके उन बर्बादियों के कारणों को जानकर हम इस बात की सीख ले सकते हैं कि आने वाले समय में हम उन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक। अगला है, संपूर्ण इतिहास हमें यह सिखाता है लाभदायक चीज़ों के ज्ञान का अनुसरण करें, यानी लाभ की स्थिति का अनुसरण करें और नुकसानदायक चीज़ों से सीख लें। सीख का मतलब वही है जहाँ नुकसान होने की संभावना हो हम उन मार्गों पर ना चलें, वही चीज़ है। अगला है, हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसे कि प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। काहे भुजा कहा जाता है? इसलिए कि आज के युद्ध इतने महंगे हो गए हैं कि जो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वो वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकते। ठीक है, वर्तमान महंगे युद्ध का संचालन मजबूत अर्थव्यवस्था के अभाव में संभव नहीं है। अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जीवन उपयोगी चीज़ें जितनी सस्ती हैं, युद्धोपयोगी चीज़ें उतनी महंगी हैं। लड़ाकू विमान हो गए, मिसाइल्स हो गई, परमाणु बम हो गए, तोप, टैंक, ये जो भी हैं हजारों करोड़ों की कीमत में ये एक का निर्माण होता है, इतना ज़्यादा धन व्यय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिरक्षा की चौथी भुजा क्या है? वित्त या आर्थिक विकास। ठीक है, और इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर सैन्य विज्ञान में रक्षा अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है कि रक्षा आवश्यकताओं की जानकारी एवं उसे किस प्रकार पूर्ण किया जाए इसकी जानकारी मिले। ठीक है, अगला सब्जेक्ट जो है हमारा वो है राजनीति विज्ञान। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि युद्ध और राजनीति का गहरा संबंध होता है। क्लाजबिट्स ने भी कहा है कि राजनीति साध्य है, युद्ध उसका साधन है। राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के अंतिम साधन ही युद्ध है। ऐसा हमारे परम विद्वान आचार्य, परम कूटनीतिज्ञ आचार्य कौटिल्य ने भी कहा है कि साम दाम भेद जब फेल हो जाए तो वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। किसके लिए? युद्ध अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक या राजनीति को संचालित करने का एक साधन होता है, राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करने का एक साधन होता है। इसीलिए युद्ध को राजनीति के अधीन माना जाता है। अगर राजनीति चाहेगी कि तो युद्ध हो, नहीं चाहेगी तो नहीं हो। और राजनीति का उद्देश्य जो होता है वो होता है राष्ट्र के हितों की रक्षा करना, जो कि अधिकांश युद्धों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि हितों का टकराव ही युद्धों का कारण बनता है। हितों के टकराव का मतलब एक राष्ट्र अपने हितों की प्राप्ति के लिए दूसरों के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता है, दूसरों की चीज़ों को छीनना चाहता है, जबकि दूसरा राष्ट्र जो है अपनी उन्हीं चीज़ों को युद्ध के द्वारा उसको बचाने का प्रयास करता है। ठीक, ये माना जा सकता है कि युद्ध और राजनीति में बहुत गहरा संबंध है। यहाँ तक कि क्लाजबिट्स ने यह भी कहा है कि राजनीति एक ऐसा गर्भाशय है जिसमें युद्ध रूपी शिशु हर समय मौजूद रहता है, अर्थात जिसमें युद्ध का जन्म होता है। ठीक, चलिए, और युद्ध की बदलती प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति युद्धरत रहता है। चलिए, अगला सब्जेक्ट है जो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी का भी महत्व हमारे सब्जेक्ट के लिए कम नहीं है। हम लोग इसके लिए क्या पढ़ते हैं? सैन्य मनोविज्ञान या रक्षा मनोविज्ञान। सैन्य संगठन का एक सामाजिक, जैसे माना जाता है सैन्य संगठन एक सामाजिक संगठन है। अब सेना में मनोबल, अनुशासन, नेतृत्व, साहस, भय, देशभक्ति की भावना आदि मानसिक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और उच्च मनोबल के अभाव में बड़ी सेनाएं भी कमजोर साबित होती हैं। अब में आगे देखते हैं उच्च मनोबल युक्त अकेला सैनिक। उच्च मनोबल युक्त अकेला सैनिक वो जो है 3 सैनिकों पर
भारी पड़ता है। नेपोलियन ने कहा है कि एक अकेला सैनिक जिसका मनोबल ऊंचा हो 3 साधारण सैनिकों के ऊपर वो भारी पड़ता है। अर्थात मनोबल और नाम मनोबल में 1:3 का अनुपात होता है। अपने उच्च मनोबल के कारण नेपोलियन अकेला जो है 40,000 सैनिकों के बराबर था युद्ध में, ऐसा कि जनरल वेलिंगटन ने कहा है, ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने कहा है, जिसने वाटरलू के संग्राम में नेपोलियन को गिरफ्तार किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन को उच्च मनोबल के कारण ही युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और मार्गेनथाउ ने कहा है कि मनोबल के अभाव में सैन्य शक्ति निर्जीव होकर रह जाती है। भाई जिस सेना के पास मनोबल ही नहीं हो, युद्ध लड़ने का जिसका मन ही ना हो, मनोबल नीचा हो, तो ऐसी सेनाओं की संख्या भले ही ज़्यादा हो, और इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि मनोबल के अभाव में बड़ी बड़ी सेनाएं छोटी सेनाओं से पराजित हो गई हैं। मनोबल के ही लिए क्लाइज़बिट्स ने कहा है कि यदि शारीरिक शक्ति तलवार की मूठ है तो मनोबल तलवार की धार, क्योंकि मनोबल के द्वारा ही जो है युद्ध को जीता जाता है। कौटिल्य ने क्या कहा है कि धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा गया तीर भले ही एक भी सैनिक को ना मारे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया गया बुद्धि प्रयोग गर्भ में बच्चे को भी नष्ट कर देता है। अर्थात क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जब बुद्धि का प्रयोग करेगा तो उसका सीधा प्रभाव हथियार के रूप में व्यक्ति के बुद्धि पर पड़ेगा या मनोबल पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर मनोबल डिसबैलेंस हुआ तो हर प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अगला है मनोबल गिरने के कारण सिकंदर देखिए बिना भारत विजय के ही वापस चला गया, क्योंकि पौरव से युद्ध करते समय सिकंदर से कई 100 सैनिक मर गए थे। इसी कंडीशन में हालांकि ज़्यादा नुकसान पौरव को हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत से युद्ध सिकंदर ने ऐसे भी लड़े हैं जहां पर कि इसके एक भी सैनिक नहीं मारे गए। ऐसी स्थिति में पौरव से युद्ध करते समय अगर 600-700 सैनिक इसके मर गए हों तो इसके लिए ये चीज़ भारी था, जो कि भारत में इसका पहला युद्ध था। और सैनिकों को शायद ये समझना पड़ा कि जब भारत में घुसने के बाद पहले युद्ध में हम 600-700 सैनिक गंवा बैठे हैं, तो अभी मगध को जीतना है और भी पता नहीं कितने राज्यों को जीतना है जो भी और भी ताकतवर होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, ये साइंस का सब्जेक्ट है, आप सब लोग जानते हैं। तो देखा जाए तो वर्तमान का जो युग है वो यंत्रीकरण का युग है, और यंत्रों के निर्माण में टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है, और टेक्नोलॉजी में भी वो भी भौतिक विज्ञान का। और वर्तमान युद्ध यंत्रों का निर्माण तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, बंदूक, राइफलें, युद्धपोत, प्रक्षेपास्त्र जो हैं, ये सभी क्या है? टेक्नोलॉजी की ही देन है। और टेक्नोलॉजी किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान की देन है कि वर्तमान युग को यंत्रीकरण का युग कहा जाता है। यंत्रीकरण कह सकते हैं, मशीनीकरण कह सकते हैं, यहाँ तक कि औद्योगिकरण भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यंत्रों की बात होगी वो सिर्फ यौद्धिक उपकरणों या यौद्धिक यंत्रों की बात होगी जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखा जाए तो हम पत्थर युग से चलकर पत्थर युग से चलकर हम लोग छुरा, चाकू, तलवार, धनुष, बाण, भाला, बारूद युग से होकर कट्टा, बंदूक, राइफल, तोप, टैंक, ठीक है, आदि से होते हुए हम लोग आज परमाणु युग से होकर परमाणु युग में जी रहे हैं, और परमाणु युग से होते हुए हम लोग फाइबर युग तक आ गए हैं। और वर्तमान युद्ध इसीलिए महंगे हैं क्योंकि आज सेना से अधिक यंत्रों पर व्यय होता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में जितना आजकल सेनाओं की मारक क्षमता है उससे कहीं भी ज़्यादा युद्ध यंत्रों का प्रयोग होता है, क्योंकि सेनाएं तो कम प्रयोग होंगी लेकिन युद्ध यंत्र ज़्यादा होंगे। चलिए अगला सब्जेक्ट जो है वो है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। हम देखते हैं जो युद्ध के यंत्र हैं या उपकरण हैं, तोप, मिसाइलें, बंदूक, यहाँ तक कि इंजन, टैंकों में इंजन, लेकिन उनकी जो है जो मारक क्षमता है, जो विस्फोटक क्षमता है, वो संपूर्ण चीज़ें केमिकल ही है, रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक, केमिकल के द्वारा ही जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है। जलने वाले पदार्थों में जैसे बारूद हो गई, डायनामाइट हो गया, TNT हो गया, TNG हो गया, ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ हैं। यानी इन सभी विस्फोटकों को प्रयोग करने के लिए भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान के जो
उपकरण हैं युद्ध के, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान का संबंध सीधे रसायन विज्ञान से भी है और जीव विज्ञान से भी है, क्योंकि रसायन विज्ञान अपने आप में विस्फोटक पदार्थ है और जिन विस्फोटकों का प्रयोग करने के लिए, उन्हीं विस्फोटकों को शत्रु क्षेत्र में पहुंचाने के लिए भौतिक विज्ञान से बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो राइफल हो, राइफलों से गोली फेंकी जाती है, गोली के द्वारा मनुष्यों की मृत्यु होती है ना। तोपों से गोला फेंका जाता है, जब गोला जाके वहां पे गिरता है, जो कि गोलों में केमिकल भरे हुए हैं, विस्फोटक पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए हैं, तो वो वहां जाकर सैनिकों का नुकसान करता है। इसी तरह लड़ाकू विमानों में, लड़ाकू विमान तो सिर्फ एक विमान होता है, लेकिन उसमें जो बम रखे जाते हैं, क्योंकि जो बम रखे जाते हैं वही बम ही वहां पर गिरने के बाद शत्रु क्षेत्र में वही तबाही मचाते हैं। और बम सब क्या है? वो सब रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल हैं। ठीक है। युद्ध में बारूद एवं विषैली गैसों का प्रयोग हो रहा है। भयानक प्रकार के हथियारों के रूप में भी इनका प्रयोग हो रहा है। रासायनिक हथियार, जिसे गरीबों का परमाणु बम के नाम से जाना है, हालांकि गरीबों के परमाणु बम रासायनिक एवं जैविक हथियार दोनों को कहा जाता है, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक, क्योंकि ये सस्ता है और परमाणु बम के लगभग विनाशक है, इसीलिए इन्हें गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान से क्या संबंध है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बमों का प्रयोग चाहे जो भी हो, हर प्रकार के बमों का प्रयोग उपकरणों के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार जीव विज्ञान, यहाँ पर प्रयोग होता है जैविक हथियारों का। जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो वायरस वाले जो भी हथियार हैं वो सभी जैविक हथियार है। कोरोना हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, और भी बहुत सारे हथियार जो कि केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार के रूप में, तत्वों के रूप में मौजूद हैं, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम विस्तार में बच्चों बताएंगे। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान से बने हुए उपकरणों के द्वारा जैविक और रासायनिक दोनों हथियारों को युद्ध भूमि में प्रयोग किया जाता है, चाहे तोप के गोले के रूप में हो, चाहे लड़ाकू विमान से बम गिराना हो। तो इसी तरह जो है वायरसों का भी जो है, वायरसों के द्वारा निर्मित बमों को भी तोपों में भरकर फेंका जाता है, राइफलों में बम भरकर फेंका जाता है, ऊपर हवाई जहाज़ों के द्वारा भी गिराया जाता है। हवाई जहाज़ों से अगर लिक्विड के रूप में है तो ऐसी वायरसों का छिड़काव भी किया जाता है। ठीक है, केमिकल का, वायरस का सब छिड़काव भी किया जाता है, जो कि वायरस जब यहाँ पे गिरते हैं तो यही विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हुए जानलेवा साबित होते हैं, चाहे सैनिक हो चाहे मनुष्य हो। ठीक है, चलिए, वर्तमान युद्धों में जैविक हथियारों का प्रयोग हो रहा है। इनकी क्षमता रासायनिक हथियारों के समान है, इसे भी गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, जैसे हमने कहा। और विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा शत्रु क्षेत्र में बीमारियों को जन्म दिया जाता है, जो आगे चलकर यही जानलेवा साबित होती हैं। इतना ही नहीं, शत्रु के भोजन, पानी एवं खाद्य सामग्री में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और रोगों के कारण सैनिकों एवं नागरिकों का मनोबल भी गिर जाता है। मृत्यु तो होगी ही, लेकिन मरते हुए सामने को अगर सैनिकों को देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में सबका मनोबल गिर जाता है। अब यूं ही मान के चलिए, हम लोग इतना भी समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी जो कि एक वायरस का ही प्रकोप है, जैविक हथियार ही है। अब आप देख सकते हैं, इससे संपूर्ण विश्व में आतंक छा गया था। अब आप बताइए, अर्थात हम कैसे मान सकते हैं कि ये परमाणु बम से कम विनाशक नहीं है। आज के समय में क्योंकि हम लोग युद्धरत नहीं है, अपने आप को बचा ले रहे हैं, लेकिन जब युद्धरत राष्ट्र होता है तो ऐसी महामारियों से वो बचाना संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान। 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में कंप्यूटर का भी युद्ध भूमि में प्रयोग हो रहा है, जिसे हम लोग साइबर युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे अधिक विनाशक हथियार है। ठीक, क्योंकि राष्ट्र की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था, यह जो है राष्ट्र की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था पर आक्रमण करके अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। आज के समय में कंप्यूटर हर स्थान में, हर क्षेत्र में, एक राष्ट्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो, और कंप्यूटर के द्वारा ही कंप्यूटर का प्रयोग साइबर युद्ध ये जो है किया जा रहा है, और चाइना इसके मुकाबले में बहुत आगे है। और कंप्यूटर का ही एक छोटा सा रूप है मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, इस पर भी आजकल जो है, अब ये मानकर चलिए हर आक्रमण साइबर आक्रमण है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है और दूसरे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर आपके द्वारा फ़ोन करने से
आपके द्वारा कोई वायरस भेजने से अगर किसी अन्य को नुकसान होता है तो एक प्रकार से ये किसी पर किया हुआ साइबर आक्रमण ही है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटरों पर विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का भ्रम एवं वायरस आक्रमण द्वारा कंप्यूटर को खराब किया जाता है, कंप्यूटर से डाटा को हैक किया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर से डाटा को हैक किया जाता है, डाटा को गायब किया जाता है, डाटा को लुप्त कर दिया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा अन्य बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा सकती हैं। अफवाह हो गया, कंप्यूटर के द्वारा ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाएं जिससे सैनिकों के मनोबल को भी गिराया जा सकता है। और आज के समय में इंटरनेट और कंप्यूटर ऐसे माध्यम है जिससे कि पलक झपकते संपूर्ण विश्व में कोई खबर फैलाई जा सकती है। जैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग बैठे बैठे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी मैसेज हो किसी ग्रुप में फैला सकते हैं और पलक झपकते जितने लोग जुड़े होंगे या जितने लोग देंगे, जैसे हमारी सामाजिक वेबसाइटें हैं, फेसबुक हो गया, सोशल नेटवर्क, तो इन सब पे हम लोग जो है आसानी से बहुत तेज गति से कोई भी सूचनाओं को फैला सकते हैं। और कंप्यूटर में घुसकर डाटा हैक करना, डाटा को चुराना, ये सभी चीज़ें सामान्य गतिविधियां शामिल हो गई है। वर्तमान समय में साइबर आक्रमण में सबसे ज़्यादा पारंगत राष्ट्र कौन है? चाइना। साइबर आक्रमण में भी पारंगत है, वायरस आक्रमण में भी आगे होता जा रहा है, जैसे कि दुनिया को आतंकित कर रखा है कोविड-19 से। ठीक है, तो ये है साइबर आक्रमण। इससे कई प्रकार के राष्ट्र में प्रत्येक कंप्यूटरीकृत संस्थाओं में आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बच्चों, मित्रों, ये जो है पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, या नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बच्चों, हम आपसे कभी कहते नहीं है, लेकिन प्रयास अब कभी कभी अगर आप लोगों को अच्छा करे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, इच्छा हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।